आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुद्दा सनम के साथ। और आज का मुद्दा हम जम्मू कश्मीर की सियासत का नया रूप, नया रंग जो है उसमें देखते हैं। और करीबन 4 साल या 5 साल के बाद, याद हमें नहीं पड़ रहा लेकिन अंदाज़ा है लगभग 5 साल के बाद पहली बार आज किसी रियासत की हाई प्रोफाइल जो शख्सियत है उसके साथ मीडिया इंट्रैक्शन हुआ। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो यहाँ पे जो गवर्नर रूल लगा उसके बाद पहली बार आज जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक मीडिया इंट्रैक्शन किया। और कल शाम को ही मालूम हो गया था कि आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से चूँकि इन्विटेशन कार्ड्स दिए गए थे तो सबको लगभग मालूम हो गया था कि आज उमर अब्दुल्ला आवाम से, या यूँ कहें मीडिया के ज़रिए आवाम से ख़ताब करेंगे, आवाम से बात करेंगे और मीडिया सवाल जवाब का सिलसिला जो है वो आज रखेगा। और इसी सवाल जवाब के सिलसिले में कल शाम से ही हमें मुख्तलिफ पार्टर्स से लोगों के मैसेज आ रहे थे, व्हाट्सअप रहे थे, हमें सोशल मीडिया पे बताया जा रहा था कि उनके इलाके में मसाइल, CIC ऑपरेटर्स जो है वो अपना मुद्दा लेके उनकी कन्फर्मेशन का कैजुअल डेली वेजेस। सबसे ज़्यादा पिछले 24 घंटों में अगर हमने सवालात का जो बुछार देखी, जो हमसे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम उमर अब्दुल्ला से पूछेंगे सवालात के बारे में, इन मामलात के बारे में, वो हमसे कल रात से आ रहे थे। और एक तरह से कल ही हमें अंदाज़ा हो गया था कि एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा जो है वो जम्मू कश्मीर में कितना है। कल शाम से ही लगभग हर दूसरा शख्स जो है कैजुअल्स का, डेली वेजर्स का, ये जो फायर एंड एमरजेंसी स्कैम है उसका, जो जम्मू में स्कैम हुआ था एम्प्लॉयमेंट का, पुलिस का स्कैम, सभी स्कैम्स के हवाले से पूछ रहे थे। और आज जब श्रीनगर में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जो मीडिया इंट्रैक्शन शुरू हुआ, तो उससे पहले खचाखच जो है श्रीनगर का SKICC भरा हुआ था। हर तरफ, हर मकतब हर जो मीडिया का हाउस है उससे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। और लगभग सभी जो मीडिया हाउसेज हैं उनको, या मीडिया के नुमाइंदे, उनको नुमाइंदगी का आज मौका मिला था। लेकिन चूँकि बड़ी तादाद में लोग, सवाल मीडिया के लोग आए हुए थे, सवाल जवाब का सिलसिला 1 घंटे का जो था उसमें पॉसिबल नहीं था कि सबको बात करने का मौका मिल सकता था। और यूँ फिर खुद उमर अब्दुल्ला के इंटरवेंशन के बाद डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो मीडिया के लोगों को बुदंबाला उठाए, उनसे सवाल खड़ा करे। और अक्सर मीडिया के लोग जो हाथ खड़ा कर रहे थे उसके बाद उमर अब्दुल्ला या डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे बता रहे थे, नाम पूछ के सवाल। तो सवाल जवाब का सिलसिला जो है आज उसमें रहा। उमर अब्दुल्ला इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उसके साथ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बल्कि मीडिया इंट्रैक्शन था और उसमें उनके काबिनी रफ़ा जिसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी हैं, सकीना यत्तू हैं, जावेद राना हैं, जावेद राना के साथ साथ जावेद डार हैं, सतीश शर्मा हैं, ये सारे जो कैबिनेट उनके है, 5 जो MPs जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उसके साथ साथ उनके एडवाइज़र हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं और मुख्तलिफ महकमों के जो कमिश्नर सेक्रेटरीज़ हैं वो सब आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। और उमर अब्दुल्ला ने एक बड़े अपने जो पर्टिकुलर उनका वो स्टाइल है, आज उस पर्टिकुलर स्टाइल में आए। कुछ लम्हात वो SKICC के स्टाफ रूम में रहे, वहाँ अपने स्टाफ से बात की और उसके बाद ठीक 11 बजे वो उस SKICC के हॉल में पहुँचे जहाँ उनसे मीडिया इंट्रैक्शन होने जा रहा था। और इस मीडिया इंट्रैक्शन के दौरान सवालात थे और इन सवालात में सबसे पहले जो हैं हमारे सीनियर साफ़ी हैं उन्होंने सवाल पूछे। उसके साथ साथ जितने भी उसमें थे, चाहे वो प्रिंट मीडिया से हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हों। और सबसे पहले सवाल जो था वो इकनॉमिक्स के रिलेटेड था, बजट के रिलेटेड था। और उसके बाद जो दूसरा सवाल था, चूँकि कुछ जो है सवाल जवाब के सिलसिले में सबको मौका नहीं आ रहा था, सब अपने हाथ खड़ा कर रहे थे, तो उसके बीच में रियाज़ मसरूर ने सवाल पूछा। और रियाज़ मसरूर जो BBC से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका सवाल था कि जम्मू कश्मीर में आज बताया जा रहा है, जिस तरह BJP बता रही है कि हम जो है मसले कश्मीर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, तो इस पर उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन उन्होंने जानना चाहा कि BJP का ये जो है कि सब कुछ ख़त्म हो। तो उमर अब्दुल्ला ने इस पर जवाब देते हुए बताया, ठीक है, अगर 5 में उनका लफ्ज़ वर्ड था, मैं उनको कोट कर रहा हूँ, 5 मिनट के लिए अगर हम मान लें कि मसला कश्मीर हल हो चुका है, जो वो BJP बताते हैं, तो कौन ये मसला कश्मीर इस वाले का हल हुआ है, उस पार वाला जो कश्मीर है उसका क्या, मसले का क्या बनेगा। तो इस सवाल के साथ ही दूसरा सवाल था, और दूसरा सवाल था साउथ कश्मीर के पुलवामा का, जहाँ पे ज़मीन का मामला जो है NIT के लिए 5000 कनाल ज़मीन देने का मामला था। तो उस पर उमर अब्दुल्ला से सवाल पूछा गया कि पुलवामा में वहाँ के MLA हैं, उनने भी बताया कि इस जगह पे जो एग्रीकल्चर लैंड है इसको यूटिलाइज़ किया जा रहा है। तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने जवाब देते हुए बताया कि अगर वहाँ के लोग तादाद में, अच्छी खासी तादाद में, 2-4 नहीं, उनका जवाब कहना था 2-4 में नहीं, उसमें बड़ी तादाद में लोग आते हैं और वो बताते हैं कि हमें नहीं, तो उनके लिए बहुत से उस ज़मीन के, उस NIT के लिए दावेदार बहुत से MLA से, हत्ता कि उन्होंने ये तक बता दिया कि एक MLA ने उन्हें बता दिया कि फ़ोन करके बता दिया कि उनके इलाके में लोग चाहते हैं कि वो NIT, ज़रा हम आपको फर्दर हर पॉइंट का
जो उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया वो आपको बताएंगे। और साथ साथ में चूँकि मैं खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया इंट्रैक्शन को कवर कर रहा था, खुद वहाँ पे मौजूद था, जो कुछ भी हमारी आंखों देखा हुआ, कानों सुना हुआ, उस पर हम आपको बताएंगे क्या कुछ हुआ। तो ज़रा पहले सुनिएगा। NIT पुलवामा ज़मीनें देने का भी मामला था, जो कॉलोनीज़ बनाने का उसका भी मामला था। ज़रा पहले NIT पुलवामा पे। ज़मीन को लेके हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते, और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया, और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए, मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता। डेवलपमेंट विल ऑल्सो हैव टू गो हैंड इन हैंड विद द कंसर्न्स दैट पीपल हैव। Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया, दे आर कंसर्न्ड कि उस जमीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं। मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा अगर वहां के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहां लोग चाहते हैं। नॉट एवरीबॉडी इज अपोज्ड टू डेवलपमेंट हियर। देयर आर एरियाज वेयर देयर इज अनप्रोडक्टिव लैंड दैट कैन बी यूज्ड फॉर दिस NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए कहीं और ले लेंगे, और भी जिले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, जब पुलवामा में बात हुई उन्होंने मुझे फोन किया, कहा ना अगर उनको वहां नहीं चाहिए मैं आपको जमीन दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT. वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. उनकी परेशानी खासकर जमीन को लेके हम अपनी उमर अब्दुल्ला NIT के मुद्दे पे जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास एक और MLA आए हैं, उनने बताया कि सरकार से नहीं है, और उनने बताया कि वो MLA उनके इलाके में चाहते हैं कि उनके इलाके में हो जाए. यानी NIT का मुद्दा जो है, जो पुलवामा का NIT का मुद्दा है, और पुलवामा के वहाँ के वहीद परा जो MLA हैं उनने भी उस पर ट्वीट किया था और बताया था कि अनप्रोडक्टिव 5000 कनाल ज़मीन किसके लिए, NIT के लिए इतनी ज़मीन कहाँ से. और यहाँ पे कॉलोनीज़ का भी सवाल उठाया गया बहुत, क्योंकि जो हाईवेज़ के आसपास कॉलोनीज़ हैं उस हवाले से उमर अब्दुल्ला से जब ये सवाल पूछा गया तो उनने बताया कि अब कश्मीर में मौसम सरमा में अफवाहों का ढेर लगा रहता है, अफवाहें होती रहती हैं, और उसमें काम वगैरह का जिस तरह उन्होंने उस पर बात की. लेकिन एक बात उन्होंने बताया कि जो कॉलोनीज़ का मामला है वो ऐसा कोई मामला ही नहीं है सरकार के पास. ये कहें कि इससे आमतौर पे हम लफ्ज़ों में कह दो बेपरखी उड़ाई गई है, अफवाह जिसको उमर अब्दुल्ला ने बताया ये अफवाह है, इसकी तरफ ध्यान नहीं. कोई ऐसी फाइल नहीं है जो उनके पास आई है कि कॉलोनी बनानी. अगर उन्होंने बताया कि यहाँ लोग चाहते हैं कि हम बाहर जाएं, और इवन उन्होंने अगर PDP का नाम नहीं लिया लेकिन पिछली सरकार का बताते हुए बताया कि पिछली सरकार ने ही ये प्रपोजल सारे बनाए हैं, ग्रेटर श्रीनगर, ग्रेटर कश्मीर, ग्रेटर ये कुछ, तो उसमें डाउनटाउन की उन्होंने मिसाल दी, शहर ख़ास की मिसाल देते हुए बताया कि बहुत से लोग जो हैं यहाँ से निकल के बाहर जाना चाहते हैं, ज़मीन की तंगी है, ज़मीन की कमी है. तो कॉलोनीज़ वगैरह पे बड़ा श्रीनगर, ग्रेटर कश्मीर, श्रीनगर की जो बात की जा रही है, लेकिन उस सब के बीच में ये जो कॉलोनीज़ बनानी हैं जिसके बारे में आमतौर पे है कि रिंग रोड या दूसरे जो रोड्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं उनके आसपास जो कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, तो उस कॉलोनीज़ के हवाले से उन्होंने बताया कि ऐसी कोई फाइल या प्रपोजल उस पर नहीं है. मुद्दे बहुत से थे. एक बात सवाल जो हमने ही उनसे पूछा था, हमने उमर अब्दुल्ला से पूछा था कि यूजुअली चूँकि पहले ये कंडेंस्ड एटमॉस्फेयर पर था, बहुत से जो अखबारी नुमाइंदे हैं उन्हें बड़ा वो जो कुछ भी करते हैं, यूजुअली जो आदत होती है कि जनाब आपने ये कर दिया, आपने ये कर दिया, चूँकि बहुत से उस तरह के होते हैं. लेकिन सवाल जो थे
थे, कुछ ऐसे भी थे। एक सवाल जो हमने भी उनसे पूछा था, जिस तरह अक्सर कहा जाता है स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की, स्टेटहुड का बाकी चीज़, तो उस पर यह सवाल भी उनसे था कि उमर साहब क्या कोई आप पे प्रेशर तो नहीं है, दिल्ली आपके कोई प्रेशर माउंट तो नहीं कर रही है कि आप स्टेटहुड के रिलेटेड या जम्मू कश्मीर के इशूज़ उनको रिलेटेड कहीं टर्म्स कंडीशंस आपको डिक्टेट तो नहीं की जा रही हैं। तो उमर अब्दुल्ला का पारा उस पर चढ़ा भी, और कहीं ना कहीं उसने सवाल के जवाब में कुछ उधर का भी कहा, लेकिन ताहम एक बात उसमें निकल के आ गई जो उन्होंने उसका जवाब देते हुए बताया कि उन्हें दिल्ली की तरफ से पूरी तरफ से यकीन दहानी कराई गई है कि सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस चीज़ का पूरा एतमाद के साथ, अगर जिस सवाल के जवाब में थोड़ा सा उनका पारा चढ़ भी गया था, और उन्होंने बताया कि यूजुअली के चाहते आप हैं कि सरकार ना चले, ये चले, वो हो, ये इस तरह से, लेकिन साथ में उन्होंने बताया कि दिल्ली की तरफ से उन्हें पूरी एश्योरेंस मिली है कि सरकार जो है वो डिस्टेबलाइज जम्मू कश्मीर की नहीं की जाएगी। तो एक ये सवाल था, और साथ साथ में कुछ और सवाल थे जिस पे कहीं ना कहीं कुछ सवाल हैं, जैसा कि एक सवाल है पिछले कई दिनों से सरकार 2 पटरियों पे चल रही है, और इस पटरियों में जिस तरह पिछले दिनों एक खबर ये भी चली थी कि जम्मू में डिप्टी सीएम ने जब जम्मू के मेडिकल कॉलेज का दौरा किया तो वहाँ पे उन्हें एब्सेंट पाया, तो उसके बाद उन्हें जारी किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और इसके साथ साथ जो कल एक ट्वीट बड़ा चल रहा था साउथ कश्मीर के रिलेटेड, साउथ कश्मीर में मिनिस्टर वगैरह के रिलेटेड, तो उस चीज़ को लेके जो ट्वीट था उस सब के बीच में बड़ा सवाल उठे थे। उस पर उमर अब्दुल्ला का थोड़ा सा उनके काबीनी वज़रा का पारा भी चढ़ गया था। लेकिन ओवरऑल कल की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजली के मीटर्स का भी सवाल था, और बिजली के मीटर्स के साथ साथ रिजर्वेशन का जो सवाल था, क्योंकि बहुत से हल्के ये भी माने कि रिजर्वेशन को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के गले में हड्डी फंस गई है। रिजर्वेशन में अगर इधर जाती है तो अगर रिजर्वेशन कैटेगरी का सपोर्ट करती है या उनकी बात करती है तो ये जो ओपन मेरिट कैटेगरी के लोग हैं ये खिलाफ हो जाएंगे। अगर ओपन मेरिट कैटेगरी तो रिजर्वेशन कैटेगरी के जो लोग हैं या उनके नुमाइंदे हैं वो उस पर नाराज़ हो जाएंगे। तो इस पर उमर अब्दुल्ला ने बताया कि चूँकि उन्होंने एक सब कमेटी तश्कील दी हुई है, और साथ साथ उन्होंने बताया कि मामला परल सरकार में भी कोर्ट में भी चल रहा है, तो 6 महीने का उन्होंने कहा कि वक्त मांगा हुआ है, तो 6 महीने में रिजर्वेशन पे कुछ न कुछ जो है पॉजिटिव हो जाएगा। और जब उनसे पूछा गया कि उमर अब्दुल्ला के घर के बाहर धरना देने वालों में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन रखने वाले शख्स आगा रूला थे, वो MP है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे हैं, तो उनका ये प्रोटेस्ट करना, और चूँकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ताल्लुक़ रखते तो इस पर भी थोड़ा सा उनको शायद सवाल अच्छा नहीं लगा। तो इस पर उन्होंने बताया कि पहले कहा जाता था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी चलता है हुक्म हाकिम चलता है, फारूक साहब जो बताते हैं वही चलता है। आज की डेट में जमहूरियत पे नेशनल कॉन्फ्रेंस यकीन रखती है, और जमहूरियत में हर किसी को अपना प्रोटेस्ट करने का हक है। और साथ साथ उन्होंने ये बताया कि पिछली या जो टेन्योर गुजरा है इसमें तो किसी को प्रोटेस्ट करने का हक ही नहीं दिया जाता था, प्रोटेस्ट के बारे में सोचा नहीं जा सकता था, लोगों को उसी वक्त उनके कोट अनकोट उमर अब्दुल्ला उठा के लिया जाता था अगर कोई प्रोटेस्ट वगैरह की बात करता। लेकिन आज जमहूरी हक दिया जा रहा है, और अब सभी को प्रोटेस्ट करने का, अपनी बात करने का हक भी है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि स्टेटहुड की बहाली के लिए वो चाहते हैं। जब उनसे पूछा भी गया ना कि कहीं ना कहीं जो खंगाला जाता है जिसमें कहा गया कि आगा रूला ने ये ऐसे किया, आगा रूला आपके दरवाजे बाहर, तो उन्होंने कहा कि 370 को लेकर उन्हें उम्मीद है कि पार्लियामेंट सेशन के दौरान आगा रूला एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो पार्लियामेंट में भी करेंगे। सुनिएगा ज़रा उमर अब्दुल्ला ने क्या बताया। मुझसे हमने कब, और ये मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि ना अब ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है, और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहाँ पे और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं। मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है। उस हक को MP साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए। मुझे वो साल याद हैं जहां पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था। हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे। इनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा। मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई। इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे। उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना। रिजर्वेशन का
जहां तक इनका कंसर्न है उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है। वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे। उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी, आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा जमीन हमारे लिए नहीं है। हमें तो पहले ये नौकरियां और ये जमीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे। मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे। लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहां तक honorable MP उमर अब्दुल्ला, इस सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला बता रहे थे कि हमें अपनी नौकरी बचानी, ज़मीनें बचानी, लेकिन यहीं पे एक प्रोडक्टिव काउंटर प्रोडक्टिव सवाल उठा, और ये सवाल हमारे एक साथी ने उठाया, एक मीडिया के नुमाइंदे ने, और उन्होंने पूछा कि जहां आप सरकार को नौकरियां बचाने की बात करते हैं, यहाँ नौकरी हमारे लिए नहीं बचेंगी, वहीं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने अपने सेक्रेटरी वगैरह के पोस्ट जो निकाले हैं और उसमें नेशनल लेवल पर एप्लीकेशन जो हैं वो मांगी हैं, तो उस पर तो जब आप एक तरफ से कहते हैं कि हमारे लिए अपनी नौकरी नहीं, वहीं आपकी गवर्नमेंट में नेशनल लेवल पे जो है एप्लीकेशन मांगी जाती है सेक्रेटरी बोर्ड के लिए, तो उस पर उमर अब्दुल्ला ने सवाल जो है कंसर्न एजुकेशन मिनिस्टर सकीना यत्तू की तरफ फॉरवर्ड करते हुए बताया, और सकीना यत्तू ने जब इसका जवाब देते हुए बताया कि नहीं, ऐसा एप्लीकेशन तो है, लेकिन उसके लिए एक सर्च कमेटी बनाई गई है, और सर्च कमेटी जो है वो देखेगी कि कौन एलिजिबल है, कौन हाईली टेक्निकल है, कौन हाईली क्वालिफाइड है, तो उनको इस हवाले से देखा जाएगा। चूँकि यहाँ मामला ये जो था कि बाहर से लोगों को बुलाए जाने का, तो उस पर सकीना यत्तू जो है वो सही तौर पर उस पर उन्होंने उसका नहीं दिया। लेकिन उमर अब्दुल्ला से दूसरा ही सवाल पूछा गया, और सवाल था कि बिजली के मीटर का, अगरचे ये हकीकत, इस हकीकत का एतराफ़ किया गया कि पिछले 4 दिनों से जब से बर्फ़ हुई है, कश्मीर वैली में किसी हद तक कटौती का जो हाल था उसमें बेहतरी देखने को मिली है। पिछले 4 दिनों से आम लोगों का है कि बेहतरी हुई है बिजली में, और इसका एतराफ़ आवाम की, और इसको एतराफ़ करते हुए बताया गया कि एक तरफ तो एतराफ़ है कि बिजली की पोजीशन पिछले 48 घंटों में या पिछले 6 दिनों में, 4 दिनों में जब से बर्फ़ हुई है, बेहतर हुई है। लेकिन इस सबके बीच में आपने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की थी, और बीच में आपने परसों मीटर का मामला है, तो उमर अब्दुल्ला ने उस पर एक तफसीली जवाब देते हुए बताया कि ज़रा हमें पहले ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम 200 यूनिट बिजली किसको फ्री देंगे, वो कैसे पता चलेगा नॉन मीटर्ड वाले इलाके को किसको 200 यूनिट बिजली दिए गए हैं या नहीं, इसने कितनी बिजली कंज्यूम की है। तो अगर हमने 200 यूनिट देनी है तो क्या हम उन्हीं लोगों को देंगे जिनको मीटर लगे हुए हैं, या हमें सबको ये 200 यूनिट देने हैं। तो इस सब के लिए उन्होंने कहा कि हमें पहले इंतज़ार करना पड़ेगा पूरा, जब तक न मीटरिंग हो जाएगी पूरी वैली में, पूरे JNK में, उसके बाद जो प्रोसेस होगा 200 यूनिट फ्री होने का, तो वो उसके बाद होगा। और उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर लोग जितना लगाएंगे उतना ही, उसी हिसाब से लोगों को जितनी जल्दी ही ये मीटर लगाए जाएंगे उतने जल्दी ही लोगों को इसको फ़ायदा मिलेगा। मीटर पे उमर अब्दुल्ला का जवाब भी सुन लीजिएगा। अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां अग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते, हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज का फायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फायदा होगा मीटर। हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, हमने 200 यूनिट बिजली देने का जो अपने मंशूर में वादा किया उस पर अमल किया जाएगा, लेकिन ये तब पॉसिबल होगा जब मीटर्स पूरे हर जगह पे लगेंगे, तभी हम बता सकेंगे कि कितने यूनिट किसने इस्तेमाल किए और कितने यूनिट उसको फ्री लेने हैं। ये यूनिट्स का मामला है, ये ऐसे जो है ओपन कैटेगरी में नहीं चला जाएगा, ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। लेकिन साथ साथ मुझसे स्टेटहुड की वापसी की बात करते हुए सवाल आ गया, सवाल पूछा गया कि क्या स्टेटहुड का मरकज़ी सरकार ने वादा किया था, लेकिन इतना वक्त गुजर गया, सरकार भी बन गई, आपको भी 3 महीने के करीब सरकार बनाती हुई, लेकिन स्टेटहुड पे अब क्या है, क्या कोर्ट में जाने की मजबूरी? तो उमर अब्दुल्ला ने इसका जवाब देते हुए बताया कि नहीं,
वो दिल्ली पे ही उम्मीद लगाए हुए हैं। कोर्ट जाने का मतलब है कि हम झगड़ा कर रहे हैं, कन्फ्रंट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें भी लंबी प्रोसेस हो जाती है, वो हो जाती है। तो हम इस वक्त देख रहे हैं कि स्टेटहुड को लेके हम दिल्ली के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और नेगोशिएशन के साथ स्टेटहुड है। ओवरऑल नेगोशिएशन की बात तो ने की, तो जवाब उनका कुछ इस तरह से था कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज सून एज पॉसिबल, मतलब एज सून एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट का उनका कहना स्टेटहुड एस्टेशन। उमर अब्दुल्ला से आज कई सवाल किए गए। उन सवालात में सभी जो हमें लोगों ने बताए थे, मौका नहीं मिल सका सब सवालात उन तक पहुंचाने के, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने खुद इस बात का एतराफ़ किया, बेरोज़गारी का उन्होंने एतराफ़ किया, फायर एंड एमरजेंसी सर्विस के जो घोटाला है उसकी रेफरेंस भी दी उन्होंने, कुछ और मामला थे घोटालों की, और एम्प्लॉयमेंट की बात भी की। लेकिन ओवरऑल आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत से लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर था क्या आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इसके पीछे न्यू ईयर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नए साल की, और इसमें क्या कोई न्यू ईयर गिफ्ट था, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि नए साल की शुरुआत में कोई भी स्टेट का हेड जो होता है वो सामने आता है और बताता है कि हम आवाम के लिए इस साल ये करेंगे। ऐसा कुछ आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिला। लेकिन एक बात जो है, जो आज हमने उनसे सवाल जो मैंने किया था, और उस सवाल के जवाब में हमें यूँ लगा कि उमर अब्दुल्ला को दिल्ली से पूरी तरह से एक एश्योरेंस है, गारंटी है, और उसको उन्होंने भी कहा कि दिल्ली ने उन्हें बताया है कि सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा। यूजुअली यहाँ पे एक अभी काफ़ी वक्त से कंसेप्ट चल रहा है कि दिल्ली जो है, जो कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली ऐसा कुछ सोच रही है। ये अलग अलग लोगों के प्रजम्पशंस हैं, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि यहाँ उमर अब्दुल्ला को हड़काया जाएगा, फंड्स उसके नहीं दिए जाएंगे, स्टेटहुड के ना होते हुए उसके जो पैरेलल गवर्नमेंट है एलजी ऑफिस की वो चलाई जा रहेगी, और उसकी कुछ मिसालें भी पिछले कई दिनों से जो मिल रही हैं वो दी जाएंगी। लेकिन एक बात जो उमर अब्दुल्ला ने आज कही, जिसे हम नटशल कहें आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो यही है कि उमर अब्दुल्ला ने आज ये एश्योरेंस दी कि दिल्ली ने उन्हें भरोसा दिया है, उनकी सरकार को डिस्टेबलाइज नहीं किया जाएगा। उनको हर तरह से, इवन उन्होंने बताया कि होम मिनिस्टर उनसे बात की, उनके साथ जो है मरकज़ी भाजपा की क़यादत ने बात की, और उन्हें इस चीज़ का यकीन दिलाया कि दिल्ली डिस्टेबलाइज सरकार को यहाँ पे नहीं करेगी, यानी स्मूथ फंक्शनिंग होगी सरकार की। अब देखना वाकई में है कि ये जो दिल्ली ने उनसे वादा किया है ये वफ़ा होता है या नहीं। फिलहाल आज का मुद्दा इतने ही। आज और भी कुछ मुद्दे थे, आज भी कुछ और इश्यूज़ पे बात करनी थी, लेकिन आज का इस साल का नया दिन दूसरा दिन था, और दूसरे दिन जो उमर अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे ही हमारा आज का मुद्दा था। तो फिलहाल ये इंटरेक्शन था, मीडिया इंटरेक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, तो इसी इंटरेक्शन पर आज का हमारा आज मुद्दा था। हमें उम्मीद है कि जो आपके सवालात थे हमने उन्हें पूरा आवाम तक वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश की, और जहाँ उमर अब्दुल्ला ने सवालात का जवाब भी दिया, वहीं अपनी बात भी रखी। अब देखना है। मुद्दा आज का इतना ही। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।